हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, जैसा हमने पिछली दो क्लासेसों में देखा है कि फोर्स लगाने से किसी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं, और हमने ये भी देखा है कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कौन से इफेक्ट में होगा, डिस्प्लेसमेंट में होगा कि डिफॉर्मेशन में होगा, राइट। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया है, हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से फोर्स होते हैं, किस तरह से वो एक्ट लगते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं बॉडी में। तो बच्चों, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर बोर्ड पे, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस, राइट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में कर सकते हो। फिर भी मैं आपको 10 to 20 सेकंड्स का समय देता हूँ इसमें कि आप इसको क्वेश्चन को बनाएं, राइट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन करिए। तो बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपने लगा लिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना है तो आप इजीली इसका आंसर कर दोगे। अब बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। हमने फोर्सेस देख लिए डिफरेंट काइंड के, राइट। हमने इफेक्ट भी देख लिए डिफरेंट काइंड के। अब पहले हम ये बात करते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं। वाई वी आर स्टडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका एम क्या है, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुछ एक्सप्रेशन बना सकें, कुछ फॉर्मूले हम ऐसे डेवलप कर सकें जिन फॉर्मूलों का यूज डिजाइन में किया जाता है, राइट। जिन फॉर्मूलों का यूज डिजाइन में किया जाता है। जब हम किसी भी चीज का डिजाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेन से रिलेटेड, डिफॉर्मेशन से रिलेटेड। उन फॉर्मूलों को यूज करके हम ताकि डिजाइन कर सकें, राइट। तो अगर हम बात करें सीधी सीधी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली एम क्या है इसका, तो एम ये है कि द अल्टीमेट एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल is to develop the expression for deformation, strain, stress when the body is under the external applied load, right। हमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे डेवलप करने हैं जैसे स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, कब, जब बॉडी एक्सटर्नली अप्लाइड हो फोर्स के, राइट। अच्छा, ये तो हमने कहा कि हमने एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो अब ये जो एक्सप्रेशन होंगे इसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं जो आपके फिक्स रहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी वो यहाँ नहीं आएंगे। जैसे यंग मॉडुलस हो गया, पॉइसन रेशियो हो गया, ठीक है। तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलेज इसमें बनाने होते हैं ताकि हम उसका डिजाइन में यूज कर सकें। सिंपल मोटा मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन बनाने हैं, क्यों, वो एक्सप्रेशन डिजाइन में यूज होंगे, राइट। नेक्स्ट है, अब डिजाइन क्या है, चलो हमने एक्सप्रेशन तो बना लिए, डिजाइन क्या है। तो डिजाइन के आपको कुछ स्टेप समझना है ताकि आपका इस कोर्स में बेस बने, राइट। तो बच्चों, जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है डिजाइन में, फर्स्ट स्टेप वो आता है कि फोर्स जो है किसी भी मेंबर पे जिसका हम डिजाइन कर रहे हैं, वो फोर्स किस नेचर का है। क्या वो नॉर्मल फोर्स है, क्या वो शेयर फोर्स है, राइट। अगर वो नॉर्मल फोर्स है तो कौन सी कैटेगरी का है, एक्सियल है या एसेंट्रिक एक्सियल है, राइट। तो सबसे पहले हमें इस फोर्स का पता लगाना होता है मेंबर पे। और सबसे अच्छी बात यह है, ये जानकारी हमारे पास होती है कि किसी भी मेंबर पे फोर्स कौन सी कैटेगरी का लगा हुआ है, राइट। शाफ्ट होती है, उस पर शेयर फोर्स होता है, बीम्स होते हैं, उसमें बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये चीजें हमें, अच्छी बात ये होती है, ये चीजें हमें पता होती है। अच्छा, सबसे पहले हम फोर्स को इसलिए देखते हैं बच्चों कि अगर फोर्स आपको पता लग गया तो फोर्स ही एक ऐसी चीज है जो आगे मटेरियल का सिलेक्शन करेगा।
फोर्स ही एक ऐसी चीज है जो आगे मटेरियल का सिलेक्शन करेगा और हमें ये भी बताएगा कि हमें स्ट्रेस कौन सी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जो एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो बेंडिंग क्रिएट करता है। तो एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि उसने बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट करेगा वो, तो हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम बेंडिंग स्ट्रेस में इंटरेस्ट लेंगे कब, जब हमें फोर्स पता होगा ये एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स है, राइट। तो फोर्स क्या डिसाइड कर रहा है, फोर्स बता रहा है नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगी, राइट। ऐसे ही बहुत सारे फोर्स होंगे, जैसे टेंसाइल फोर्स होता है, शियर फोर्स होता है। अब ये मटेरियल कैसे डिसाइड करता है उसको हम समझते हैं, राइट। तो पहले स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे कि जैसे अगर हम बात करें डिजाइन की, कि डिजाइन बेसिकली क्या है, डिजाइन का एम क्या है उस पर भी बात करेंगे, डिजाइन के स्टेप्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बच्चों अगर हम डिजाइन स्टेप्स की बात करें, यहां पे डिजाइन स्टेप्स, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है बच्चों इसमें आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला स्टेप कि हमें फोर्स का टाइप पता होना चाहिए कि वो फोर्स कौन सी कैटेगरी का है, शियर है कि टेंसाइल है। जब एक बार आपको ये पता चल जाता है कि फोर्स कौन सी कैटेगरी का है, तो उस फोर्स की हेल्प से हम मटेरियल को डिसाइड करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो सर फोर्स मटेरियल को कैसे डिसाइड करता है, तो बच्चों इसको समझो। मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल लेके बताता हूं जो आपने शायद डिप्लोमा लेवल पे भी पढ़ा होगा। आपको पता है कि जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मटेरियल यूज करते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डक्टाइल मटेरियल और एक होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल, राइट। डक्टाइल मटेरियल जो होता है बच्चों ये वीक होता है शियर में, डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो वीक होता है शियर में, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो वीक होता है टेंसल में। यानी कि ब्रिटल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, राइट, और डक्टाइल मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ कम है। अभी आपको ये समझना नहीं, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा डक्टाइल क्या है, ब्रिटल क्या है, शियर स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, राइट। आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि ये जो फोर्स है वो मटेरियल को कैसे डिसाइड करेगा या सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या होगा। तो बच्चों जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरा मेंबर एक ऐसा है जिसपे टेंसाइल फोर्स है, एक मेंबर मेरा ऐसा है जिसपे टेंसाइल फोर्स है, तो मेरे दिमाग ने एकदम काम किया क्या कि अगर इस मेंबर पे टेंसाइल फोर्स है तो ये जो मेंबर है ये ब्रिटल मटेरियल का हम नहीं लेंगे। बिल्कुल दिमाग ने क्लिक किया कि ये ब्रिटल मटेरियल का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो है वो तो वीक है टेंशन में, ये तो टूट जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि मेरे मेंबर पे शियर फोर्स है तब मेरा माइंड एकदम से क्लिक करेगा और कहेगा कि यार अगर बॉडी पे शियर फोर्स है तो ये डक्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डक्टाइल होगा तो इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे ब्रेक करने के, क्योंकि शियर में वो वीक रहता है। तो बेसिकली फोर्स ने हमें ये बताया कि हम मटेरियल कौन सा चूज करेंगे, डक्टाइल करेंगे कि ब्रिटल करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है डिजाइन स्टेप्स में वो आता है सेकंड, राइट। इनका सीक्वेंस आपको सेम रखना है बच्चों। वो आता है आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल हमने सेलेक्ट कर दिया, फोर्स ने मटेरियल को सेलेक्ट किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा डिजाइन में बच्चों क्या आएगा, मटेरियल तो हमने सेलेक्ट कर दिया, अब हमारी शेप कैसी होगी। क्रॉस सेक्शन जो है, अनुप्रस्थ काट जो है आपका, मैंने कल बताया था अनुप्रस्थ काट का प्लेन जो होता है, अब उसकी शेप क्या होगी, वो सर्कुलर होगा या ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर क्या होगा। तो ये शेप हमें डिसाइड करनी होती है, ठीक है। और ये शेप हम किसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं जिस बेसिस पे हमारा पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको दूं, शाफ्ट जो है
वो रेक्टेंगुलर भी होती है, सर्कुलर भी होती है, राइट। शाफ्ट जो होती है वो रेक्टेंगुलर भी होती है, सर्कुलर भी होती है, लेकिन हम सर्कुलर ही क्यों रखते हैं, हम रेक्टेंगुलर क्यों नहीं रखते, राइट। तो ये जो शेप है, ये शेप का जो एक थ्योरी है कि शेप हम कौन सी रखेंगे, राइट। अगर कोई चीज घूमती हुई है तो हम उसे सर्कुलर रखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जब टॉर्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज इंटरलिंक्ड है। अभी अगर मैं शाफ्ट में गया तो फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे डिजाइन स्टेप्स क्या है, फिर तो हम शाफ्ट में चले जाएंगे, राइट। तो फिर शेप डिसाइड करते हैं हम। मटेरियल सिलेक्शन के बाद जो थर्ड आता है, थर्ड स्टेप आता है, वो होता है शेप, शेप ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेप हमने डिसाइड कर ली, मटेरियल हमने डिसाइड कर लिया कि डक्टाइल लेंगे कि ब्रिटल लेंगे, राइट। और शेप और हमने डिसाइड करी, सिलेक्शन कर लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स हमें पता लग गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है बच्चों, जो हमने शेप डिसाइड की है, अब उसकी डायमेंशन क्या होगी, हम उसके डायमेंशंस क्या रखें। अगर सर्कुलर शेप है तो उसका डायमीटर क्या होगा, राइट। तो ये सब चीजें हम कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है डायमेंशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मटेरियल। फोर्थ स्टेप होगा डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। अब बच्चों डिजाइन में हम क्या करते हैं, जैसे सॉम हम क्यों पढ़ रहे हैं, सॉम हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कुछ एक्सप्रेशन बना सके जिससे हम डायमेंशन निकालें। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन होती है डायमेंशन की कैलकुलेशन। अगर किसी ने पूछा डिजाइन बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, डिजाइन वो है जो हम किसी बॉडी का कर रहे हैं और उसमें हम उसके डायमेंशन निकाल रहे हैं, वो डायमेंशंस जो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए फुलफिल हो, ताकि वो उसमें ब्रेक भी ना करे और फंक्शन को भी प्रॉपर करे। तो जो ये बात आती है चौथा, डायमेंशन ऑफ मटेरियल, ये होगा बाय यूजिंग सॉम इक्वेशन, बाय यूजिंग सॉम इक्वेशन। तो जो भी डायमेंशंस हम निकालेंगे वो निकालेंगे सॉम इक्वेशन। सॉम इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, सॉम इक्वेशन होगी तीन। पहली होगी आपकी डिफॉर्मेशन वाली, डिफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन होंगे, आपने पढ़ा होगा डेल्टा एल इजिकल टू पी एल बाय ए ई, राइट, डिफॉर्मेशन इक्वेशन। दूसरी स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तीसरी स्ट्रेन, स्ट्रेन आपने पढ़ी है विकृति, क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हमारी सॉम इक्वेशन कहलाती है। जो भी हमारे फॉर्मूले हैं हमारे पास सॉम में, वो सारी सॉम इक्वेशन कहलाती है, और इन्हीं की हेल्प से हम मटेरियल की डायमेंशंस निकालते हैं, राइट। तो बच्चों अब हमने फोर्स देख लिया, फोर्स ने हमारा मटेरियल डिसाइड कर लिया, मटेरियल के बाद हमने शेप डिसाइड कर ली, शेप के बाद फिर क्या डायमेंशन होगी वो सॉम इक्वेशन की हेल्प से निकाल ली। तो अब हमारे पास डायमेंशन पूरी आ गई। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्राइंग को प्रिपेयर करना। सब कुछ हमारे पास आ गया, फोर्स भी आ गया, तो अब हमें ड्राइंग प्रिपेयर करनी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो अब क्या होगा, वो अब होगा हमारा ड्राइंग को प्रिपेयर करना, राइट। हम ड्राइंग को प्रिपेयर करेंगे, राइट। फिफ्थ स्टेप, अब मैंने ड्राइंग बना ली, मैंने सारी डायमेंशन उसमें शो कर दी कि ये इतनी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये मटेरियल है, सब कुछ मैंने ड्राइंग में नीचे शो कर दिया। आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं कैसे हम शो करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, जब हमने ड्राइंग बना दी, ड्राइंग बनाने के बाद अब हम इस ड्राइंग को भेजेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। ये जितना भी काम होता है यहाँ से फिफ्थ स्टेप तक, ये सारा डिजाइन डिपार्टमेंट में होता है किसी भी इंडस्ट्री में, राइट। इस काम के बाद ये जो ड्राइंग है जो आपने प्रिपेयर करी है, इस ड्राइंग को हम भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। क्यों, क्योंकि अब कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट अब मैन्युफैक्चर होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, सिक्स्थ स्टेप होगा, क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग। अब हम सीधे मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट जो भी हमने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अब ये जब
मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में गया और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इस कंपोनेंट को हमने मैन्युफैक्चर किया, तो वहां पर जब वो बन के आया उसके बाद वो सही है गलत है, क्या उसमें एरर्स आई हैं, जरूरी थोड़ी ना कि मैन्युफैक्चर किया हो तो वो सही हो। तो फिर एक चीज और होती है, जब मैन्युफैक्चर कर लेता है कंपोनेंट को, फिर उसको डिजाइन डिपार्टमेंट में दोबारा भेजा जाता है। कब? उसकी स्पेसिफिकेशन को करेक्शन करने में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जैसा मैंने ड्राइंग में बना के भेजा, कुछ उसमें एरर आई मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में, राइट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एरर आई, तो फिर हमने देखा, इंस्पेक्शन हुआ उसका, इंस्पेक्शन में हमने देखा कि ये एरर है, और ये एरर तभी सही हो सकती है जब इसकी ड्राइंग दोबारा से प्रिपेयर हो, या कोई एक ऐसा कारण जो इसे दोबारा से इस पूरे मैन्युफैक्चर जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वो दोबारा से फीडबैक देना चाहता हो डिजाइन के स्टेप्स में या डिजाइन डिपार्टमेंट में। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। क्या? मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास आई ड्राइंग, उसने देखा अच्छा ये कंपोनेंट बनना है, ये ऐसे बनना है, ये ऐसे बनना है। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है उस दौरान, अगर कोई चीज कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, एल्युमिनियम होना चाहिए आपका 6063 का, कुछ ग्रेड्स आते हैं अपने अपने मटेरियल के। तो फिर मैन्युफैक्चरर ने कहा कि ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसकी जगह कोई दूसरा मटेरियल आप हमें ड्राइंग में भेजें जो सुटेबल होगा। तो फिर दोबारा से ये जो ड्राइंग होती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से फिर से डिजाइन डिपार्टमेंट में चली जाती है। फिर डिजाइन डिपार्टमेंट में वहाँ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में फुलफिल हो सके, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है फिर मैन्युफैक्चर क्या करता है, डन कर देता है कि चलो अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद लॉट बाहर निकल जाता है। तो बच्चों जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को और डिजाइन डिपार्टमेंट को कंबाइंड करते हैं तो इस इंजीनियरिंग को कहते हैं कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो ये हमारे डिजाइन के स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम डिजाइन का एम देखें, डिजाइन का एम क्या है बच्चों? डिजाइन का एम सीधा सीधा है कि हमें ड्राइंग को प्रिपेयर करना है। कैसे होगी वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए, और फाइनली फिर उस ड्राइंग को हम कहाँ भेजेंगे? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो ड्राइंग कैसे प्रिपेयर होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई वी आर स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैसे प्रिपेयर होगी? जब तक ये चौथी चीज जो है हम डायमेंशन ऑफ मटेरियल, जब तक ये डायमेंशन हम ना निकालेंगे तब तक क्या ड्राइंग प्रिपेयर हो जाएगी? नो। इसीलिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है कि ताकि हम वो डायमेंशंस निकाल सकें उस शेप की जो आपने शेप रखी है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं। कैसे? डिफॉर्मेशन के, स्ट्रेस के, स्ट्रेन के। क्यों? क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन नहीं निकालेंगे कंपोनेंट बनेगा नहीं, राइट। और डायमेंशन भी ऐसा नहीं है कुछ भी, डायमेंशन वो जो सुटेबल हो, कॉस्ट ना ज्यादा आए ना कम आए। ऑप्टिमम डायमेंशन क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की? विद पर्टिकुलर फोर्सेस, राइट। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है कि डिजाइन क्या है बेसिकली और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। नेक्स्ट बच्चों आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब हमने देखा फोर्स तो देख लिया था हमने, ठीक है, अफेक्ट भी देखे थे। अब हम जरा बात करेंगे स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस बच्चों होती क्या है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेस है वो भी देखेंगे। स्ट्रेस बेसिकली क्या है? देखो बच्चों अब मैं आपको जो अब यहाँ से जो चीजें शुरू होंगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी। यहाँ आपको फोकस करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, यहाँ आपको फोकस करना है बहुत अच्छे से। तो बच्चों स्ट्रेस क्या है? अगर किसी ने पूछा स्ट्रेस, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेंबर है, अब मैं इंटरेस्ट लूंगा सिर्फ उस बॉडी में जो डिफॉर्मेबल होगी, मैं डिस्प्लेस को भूल जाऊंगा। तो सपोज आपके पास एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या होगा? वो बॉडी फिक्स होगी और उस बॉडी पे इतनी इंटेंसिटी का फोर्स होगा जो उसे डिफॉर्म कर सके, राइट। तो जब ऐसा होता है किसी भी बॉडी में कि बॉडी एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, तो बच्चों होता क्या है कि आपकी बॉडी जब डिफॉर्म होती है तो जो बॉडी के अंदर एटम है, राइट, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं।
जैसे एटम पास पास बैठे हैं, आपने डिफॉर्मेशन किया तो मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, इस मूवमेंट के दौरान उस जो दो एटम्स हैं आपके, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह लें कि जो स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है, जो हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, राइट, वो क्या कहलाते हैं, वो ओवरऑल पिक्चर कहलाती है उनकी ग्रेन्स की। क्या कहते हैं उनको, ग्रेन्स। तो अभी वैसे थ्योरेटिकल आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं आपको शायद एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है, तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं हिंदी में बच्चों, स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रतिबल, राइट। क्या है स्ट्रेस, तो देखो बच्चों ध्यान से समझना। मान लो एक आपके पास बॉडी है जो एक एंड से क्या है, फिक्स्ड है, राइट। अब मैंने एक फोर्स लगाया F बाहर की ओर, या P मान लो आप, P फोर्स लगाया। अब ये हमारा P जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि ये अप्लाई फोर्स हुआ, बाहर को लग रहा है। तो बच्चों ये कौन सा फोर्स हुआ, ये हुआ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स है वो जो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसे मैं एक्सियल फोर्स भी कह सकता हूँ। ये मेरा एक्सियल फोर्स है। तो बच्चों अब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अब ये बॉडी डिफॉर्मेबल है, तो अगर सपोज इसकी इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ L है, राइट, इनिशियल लेंथ इसकी L है, तो क्या होगा बच्चों, जब ये फोर्स इतना ज्यादा होगा कि बॉडी को डिफॉर्म करे, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो इसकी शेप में कैसे चेंजेस आएंगे, इसकी जो शेप है कुछ ऐसी हो जाएगी एक्सटेंड करके, राइट। इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब बच्चों जो अगर मैंने माना कि एक सर्कुलर बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ये जो यहां से लेके ये यहां तक जो आपको इफेक्ट देखने को मिला है, ये इफेक्ट क्या है, डिफॉर्मेशन। इसको हमने दिखाया डेल्टा एल से। ये इफेक्ट क्या है, डिफॉर्मेशन, राइट। ये डिफॉर्मेशन है हमारा डेल्टा एल। तो बच्चों ध्यान से समझना, जब आपने फोर्स लगाया था तो यहां कुछ हमारे एटम्स होंगे इस फेस पे, और वो जो एटम्स होंगे क्या वो मूव होके यहां नहीं आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। यानी कि एटम्स का तो मूवमेंट हो रहा है, राइट, एटम्स का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहां जो एटम थे वो तो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है, पहले भी वही है जहां अब है, राइट। तो अब बात समझ में आई कि जब ये एटम यहां पहुंचा और ये यहीं पर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो एटम्स का जो हो रहा है वो मोशन हो रहा है, एटम्स का जो है वो मोशन हो रहा है इंटरनली। अब हो क्या रहा है कि ये जो एटम्स होते हैं ये दूर दूर तो होते नहीं, ये पास पास होते हैं। तो जब एटम्स का मूवमेंट होना शुरू होता है तो एक एटम और दो एटम के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आप मटेरियल साइंस ये कहती है कि एटम्स को अगर हम यूनिट सेल में देखें, एटम्स को अगर हम यूनिट सेल में देखें और उस यूनिट सेल को एक पूरा ग्रेन समझें, राइट, तो हम ग्रेन की बात कर रहे हैं कि जो बॉडी होती है इनमें ग्रेन्स होते हैं, राइट। ग्रेन्स कुछ नहीं है, यूनिट सेल होता है ग्रेन, राइट। तो अब बात समझ में आती है कि एटम का मूवमेंट तो यहाँ पे हुआ, तो जब मूवमेंट हुआ तो ये तो सिंगल सिंगल दिख रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक एटम दो एटम पास पास बैठे हैं। तो जब वो दोनों मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। तो डिफॉर्मेशन से क्या क्रिएट हुआ बच्चों, डिफॉर्मेशन से क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस। क्या क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस। तो क्या ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नली है, नो, ये तो इंटरनल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर है। ये क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता है बच्चों जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का,
ठीक है, जब बॉडी मूव करती है तो किसी बॉडी और दूसरी बॉडी के सरफेस के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो फ्रिक्शन की तरह बिहेव करता है, राइट, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस है क्या करेगा, जब मोशन होगा ये तो क्या कर रहा है, ये तो इस बॉडी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं मैं तो यहाँ से फिक्स हूँ, मैं तो मूव नहीं करूंगा। तो इन दोनों के बीच में हलचल शुरू हुई। ये कहेगा कि भैया इन्हें रोक के रखो, ये कहेगा भैया इन्हें लेके चलो। तो क्या होगा, खींचातानी शुरू हो जाएगी, और जब खींचातानी शुरू होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा खींचातानी में। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो और खींचातानी होगी, राइट। और एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों, जब ये इतना ज्यादा हो जाए कि ये मेंबर ही टूट जाए, राइट, कितना इसको बियर करेंगे ये, ठीक। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है अंदर इसके बॉडी के, कब, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं स्ट्रेस। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस की डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, क्या है स्ट्रेस? स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बॉडी का जो क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा हमेशा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को रोकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखें, क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस वो है जो मोशन को रोकेगा। तो मोशन इन आइटम्स का मोशन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? रेजिस्टेंस क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है तो ये तो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन क्या है, डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम कहें ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगी डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन के अपोजिट है। और मैंने बोला रेजिस्टेंस क्या है, यही स्ट्रेस है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसकी सामर्थ्य तक बात होगी, क्योंकि एक हद तक ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, उसके बाद ये फोर्स क्या करेगा, उसके बाद ये फोर्स इस बॉडी को ले जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं से ये ब्रेक होगा तभी तो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बॉडी का जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। कब? जब बॉडी एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रही हो। यानी कि अगर हम डेफिनेशन बनाएं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंपॉर्टेंट यही है, इसमें ध्यान रखना बच्चों। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स विच रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, when body is under external applied load, राइट। क्या है स्ट्रेस की, क्या डेफिनेशन है बच्चों? स्ट्रेस की डेफिनेशन है इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स which resists the deformation of body when body is under external applied load, right? क्लियर है? तो स्ट्रेस बेसिकली कुछ नहीं है, स्ट्रेस है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी में आने वाला। क्लियर है? अब हमने रेजिस्टेंस समझा, रेजिस्टेंस की क्या डायरेक्शन होगी, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। अब बच्चों जब ये बॉडी पे फोर्स लगता है तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा, ये तो बेसिकली एक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी।
अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा उसको हमें स्टडी करना है कि बेसिकली स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे हम डेवलप करेंगे। स्ट्रेस की डेफिनेशन बताइए बच्चों मैंने अभी। ये स्ट्रेस कई टाइप की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस होती है, बेंडिंग स्ट्रेस होती है, राइट। इसको समझते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली अब फॉर्मूला कैसे इसका डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास एक सर्कुलर बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। मैंने आपको बताया था कब बॉडी डिफॉर्म होगी, या तो दोनों तरफ सेम इंटेंसिटी का फोर्स हो या बॉडी फिक्स हो, राइट। तो मैंने दोनों डायरेक्शन पे क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, राइट। अब हम ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। क्या होगा अगर बच्चों में एक सेक्शन लूं, ठीक है, अगर मैं यहां एक सेक्शन ले लेता हूं सपोज एक्स एक्स, और इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग दिखाऊं, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि रेजिस्टिंग फोर्स का काम है मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो जब हम इस सेक्शन को बनाएंगे तो ये सेक्शन कैसा होगा, ये सेक्शन दिखेगा कुछ ऐसा, राइट। यहां क्या लगा हुआ है, यहां P फोर्स है, राइट। लेकिन अब इस P फोर्स को क्या रेजिस्ट करेगा, डिफॉर्मेशन कैसे रेजिस्ट होगा, जब ये फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। क्लियर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा Fr रेजिस्टिंग फोर्स, जो इसके डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा। ऐसे ही दूसरा सेक्शन कैसा होगा, दूसरा सेक्शन भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यहां क्या फोर्स लगाया गया, यहां P फोर्स लगा हुआ है, यहां जो फोर्स है ये P फोर्स लगा हुआ है। अब इस फेस में भी, ये जो फेस है जैसे ये था, ये कट सरफेस हुआ, सेक्शन लिया है तो काटा होगा, तो यहां भी एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन इधर की होगी बच्चों, क्योंकि ये जो Fr है ये इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और ये जो Fr है वो इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, राइट। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है बच्चों, वो किस प्लेन पे है, वो इस प्लेन पे है। थ्रू आउट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस प्लेन पे होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो स्ट्रेस है बेसिकली, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या पढ़ा कि वो एक ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बॉडी पे लगता है, कब, जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है डिफॉर्मेशन को रोकना, राइट। उसका काम होता है डिफॉर्मेशन को रोकना। अब डिफॉर्मेशन को हमें रोकना है तो हम ये देखेंगे ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, ये पूरे प्लेन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। यहां भी होगा रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस होगा, यहां भी रेजिस्टेंस होगा, यहां भी रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो मैंने दिखाई है आपको पिक्चर की, ये एक P फोर्स लगा दिया, ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। बच्चों ये जो Fr होता है ये टोटल रेजिस्टेंस होता है इस पूरे प्लेन का, उसको हमें समझना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। उसको हमें समझना है कि ये जो Fr है बेसिकली ये वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया बाद में आता है, पहले हम फिनोमेना समझेंगे वो क्यों आता है, कैसे आता है। तो अगर हमने इस प्लेन को समझ लिया तो इस प्लेन पे जो ये Fr डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर हम उसको जान गए तो हमें ये कहानी समझ में आ जाएगी कि जो फोर्स है ये कैसे इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होगा। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लेन में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, राइट। कैसे, देखो बच्चों, सपोज ये आपका एक सर्कुलर बॉडी थी, राइट। हमने ये वो प्लेन बनाया
जो कट सरफेस के बाद मिला था, जिसमें मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दिखाया। ठीक है, समझने के लिए क्या करते हैं, आप यहां भी दिखा दो इसे सामने, इस तरीके से लगा हुआ था ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था P, राइट। और यहां हमने क्या किया, यहां हमने दिखाया FR। अब बच्चों FR टोटल रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, इस प्लेन का। ये कट सरफेस था मेरा। अब ये जो प्लेन है, अब इस प्लेन को अगर हम स्टडी करें तो बच्चों देखो क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता। प्रैक्टिकली वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मटेरियल में ग्रेन्स होते हैं, और वो जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। कभी भी अगर किसी मेंबर को बीच में से काटोगे ना, तो उसके जो ग्रेन्स होंगे वो कभी भी सेम साइज के नहीं आएंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। तो जब हमने इसमें कट लगाया तो ग्रेन्स बच्चों कैसे मिले, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ग्रेन्स, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, क्लियर है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रेन्स का, इस टाइप से। ये क्लियर है बच्चों, इस टाइप से ग्रेन मिलेंगे। आप वुड होता है ना, वुड लकड़ी को जब हम काटते हैं तो ऐसा दिखता है, मेटल के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्लियर। अब बच्चों क्या है, देखो ध्यान से समझो, ये जो है ना, ये जो मैंने लाइनें बनाई है ये कहलाती है ग्रेन बाउंड्री। ये क्या कहलाती है, ग्रेन बाउंड्री, राइट। तो होता क्या है, हर किसी ग्रेन का साइज अलग अलग है, राइट, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई और बड़ा है। तो बच्चों जब ये फोर्स है P, जब ये P फोर्स इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो ग्रेन्स का साइज अलग अलग होने की वजह से, ग्रेन का साइज अलग अलग होने की वजह से इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे सपोज इसमें F1 क्रिएट हुआ, इसमें F2 क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस, और इसमें F3 हुआ, इसमें F4 हुआ, ऐसे करके अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। क्यों, रीजन है उनका साइज अलग अलग होता है। तो जब साइज अलग अलग होता है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करने बैठ गए, हर एक ग्रेन की एनालिसिस करने बैठ गए, तो फिर तो हमें सालों लग जाएंगे यही पता करने में कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इंजीनियरिंग में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बच्चों क्या किया कि जो फिगर था इसको हमने कैसा माना, इसको हमने ऐसा माना कि हम क्या करें, हम अलग अलग फोर्स को, और बच्चों एक चीज और है, नोट करने वाली बात क्या आएगी यहाँ पर, नोट करने वाली बात यह आएगी जो F1 है वो ना तो F2 के बराबर है, ना वो F3 के बराबर है, ना वो F4 के बराबर है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस है, सब इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, क्लियर। तो अब क्या करना है, अब ये प्रॉब्लम तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको, इसकी एवरेज वैल्यू देखूंगा बच्चों कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, कहीं ये ज्यादा होगा कहीं ये कम होगा कहीं ये ज्यादा होगा, तो मैं एवरेज वैल्यू देखूंगा। तो एवरेज वैल्यू बच्चों मैं कैसे लगा रहा हूं, मैंने ये माना कि ग्रेन का जो ये साइज अलग अलग था उनकी एक एवरेज वैल्यू ले ली, उनका एवरेज साइज क्या है, ज्यादा है कम है, उसको मैंने बैलेंस कर दिया एक एवरेज वैल्यू से। तो जब एवरेज वैल्यू से बैलेंस किया तो जो ग्रेन का साइज था वो सब मैंने बराबर कर दिया। तो ग्रेन का जो साइज था वो मैंने सब बराबर कर दिया, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं अब जो ग्रेन्स हैं सारे वो एक ही साइज के हैं, सबका साइज बराबर है, ये मैं मान के चलूंगा। अब क्लियर है। तो अब मैंने ये जो ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन था ये मैंने बराबर बराबर कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, एक एवरेज वैल्यू देखने के लिए, क्योंकि ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू देखने के लिए मैंने साइज को यहां पे बराबर कर दिया, राइट। अब मान के चल रहा हूं ये साइज मेरा बराबर है, कहीं आधा आएगा कहीं पूरा आएगा, क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए। तो ये जो साइज है मैंने सबके बराबर मान लिए। तो अब जो रेजिस्टेंस आए F1, F2, F3, ये इसमें क्या है, अगर हम यहां बात करें, यहां अगर नोट करें तो जब हमने एवरेज माना
तो F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4। क्लियर? तो अब हमने जब साइज को बराबर माना तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। अब जब रेजिस्टेंस बराबर हुआ हमारा बच्चों, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब अलग अलग फोर्स होंगे तो यहाँ पर सबके साइज बराबर हो गए इस जगह पे, यही तो फेज दिखाया हमने। तो जब सबके साइज बराबर हो गए तो यहाँ F1 लग रहा था, यहाँ F2 लग रहा था, यहाँ F3 लग रहा था। ठीक है, और डायरेक्शन क्या थी इनकी? अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो डायरेक्शन इनकी भी सेम थी। ये F2 था, ये F3 था। क्लियर है? हर जगह जैसे ये हमारा कोई ग्रीन होगा तो यहाँ भी क्या था? F4 था। अब बच्चों बात ये है समझने की कि यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल फोर्स लगा हुआ है P, राइट? यहाँ तो एक सिंगल फोर्स लगा हुआ है P। तो अगर इस फिगर को हम क्या करें, इस फिगर को हम दोबारा से अगर बनाएं कि अलग अलग यहाँ पर जैसे इसको रब करेंगे, ठीक है, ये हमारी फिगर है बॉडी की। तो अगर हम इस फिगर को दोबारा बनाएं और कहें क्या कि ये है फिगर, राइट? और यहाँ पर हमारे डिफरेंट रेजिस्टेंस लगेंगे। जैसे सपोज ये ग्रेन ये रहा तो इसे मैंने कहा F1, एक ग्रेन ये रहा इसे कहा मैंने F2, एक ग्रेन ये रहा इसे कहा मैंने F3। क्लियर है? और तीनों बराबर होंगे क्योंकि साइज तीनों का क्या है? बराबर है, राइट? तो अब ये फोर्स तो आगे की तरफ ही लग रहा होगा, P फोर्स, राइट? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ये जो फोर्स है जब ये बराबर हो गए, राइट, ये सारे फोर्स क्या बराबर हो गए, तो जब ये बराबर हो गए तो इनकी एवरेज वैल्यू भी वही आएगी, सेम ही आएगा एवरेज। जितने फोर्स होंगे अगर वो वैल्यू बराबर है तो एवरेज कितना आएगा? सेम आएगा। तो जब एवरेज सेम आएगा इनका, जब हम एवरेज वैल्यू देख रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी हर पॉइंट पे। यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। कहीं भी प्लेन पे देखोगे तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो कांस्टेंट नेचर का मिलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ग्रेन को आपने बराबर कर दिया। तो जब मैं कह रहा हूं जब ये कांस्टेंट नेचर का है तो जब मुझे इस फोर्स को बैलेंस करना है, अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बच्चों किस पे काम करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काम करता है इक्विलिब्रियम पे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किस पे काम करेगा? इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चों मैं इन सारे फोर्स का अफेक्ट इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या बताऊं? अगर ये फोर्स यहां लगा है, ये लगा है, तो ये तो अनबैलेंस फोर्स है। तो मैंने क्या किया बच्चों कि यहां पर जब मैंने बोला जब इंटेंसिटी मेरी हर पॉइंट पे सेम है हर जगह, ठीक है, तो इंटेंसिटी जब मेरी हर पॉइंट पे सेम है तो क्यों मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं? तो इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वही इसका होना चाहिए, राइट? तो ये हो जाएगा Fr और ये वो टोटल रेजिस्टेंस होगा बच्चों जो हर पॉइंट पे होगा और जिसको मैंने इक्विलिब्रियम में दिखाने के लिए इस पॉइंट पे लेके आ गया हूं मैं। कहने का मतलब मैं पूरा जो फोर्स है जो हर पॉइंट पे होगा उसकी इंटेंसिटी कलेक्ट की और कहा ये फोर्स अगर इस लाइन में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी इस लाइन में होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस वजह से बच्चों जो भी फोर्स है वो फोर्स इसीलिए इसके पीछे दिखाया जाता है इसी की लाइन में, क्योंकि ये एक एवरेज और टोटल रेजिस्टेंस होता है उस प्लेन पे आने वाला। समझ में आई बात? टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो अब बात करते हैं फोर्स अपॉन एरिया जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का वो कैसे आता है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? तो आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब आगे हम मूव करेंगे जैसे ये है, ठीक है, और ये था। अब ये हमने लगाया P फोर्स और यहां लगा था हमारा Fr टोटल रेजिस्टेंस फोर्स है। तो बच्चों जो स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस होती क्या? ये होता है, ये होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया ऑफ
प्लेन, कौन से प्लेन, जिस प्लेन पे फोर्स लगा होगा, एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है, जिस प्लेन पे फोर्स लगा होगा, तो ये होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस प्लेन पे लगा हुआ है बच्चों, इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इसी प्लेन पे होगा, और ये प्लेन कौन सा आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन प्लेन आ रहा है, राइट। ये कौन सा प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन प्लेन है। तो बच्चों जो स्ट्रेस होगी उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा बच्चों, सिग्मा बराबर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा, जिस एरिया पे वो होगा, जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो एरिया ऑफ प्लेन, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कौन सा होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस होगा, किस प्लेन पे, जिस प्लेन पे वो एक्ट कर रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम से क्या आ रहा है बच्चों, है ना, इक्विलिब्रियम से क्या आएगा, हम कहेंगे क्या कि बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो P एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों जो लगा हुआ है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। तो P का दिखाऊंगा मैं, एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, P बराबर किसके होगा, इस टोटल रेजिस्टेंस फोर्स के, FR के, राइट। तो जब P बराबर टोटल रेजिस्टेंस फोर्स के होगा तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस सिग्मा क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और ये जो है ये बेसिकली क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, P बाय एरिया। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है बच्चों P बाय एरिया इस तरह से जनरेट हुआ। अच्छा आपने सोचा होगा कि सर ने एरिया से डिवाइड कर दिया, अभी तक तो सर कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ये हमने जो ग्रेन्स देखे थे वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड देखे थे, इसीलिए हमें एरिया से डिवाइड करना होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक पर यूनिट एरिया में कितना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, राइट। एक पर यूनिट एरिया में कितना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, वही तो बताएगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी या रेजिस्टिंग, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को कंसीडर करना है। तो जब हर एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो उसका जो अफेक्ट है, टोटल अफेक्ट, वो हमने इस रेजिस्टेंस फोर्स में ले लिया, और जब टोटल अफेक्ट लिया तो वो पर यूनिट एरिया हुआ, एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमने कहा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय वो एरिया जिस एरिया पे ये एक्ट कर रहा हो। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स की कंडीशन में ये एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। शेयर फोर्स की कंडीशन में जो एरिया होता है वो शेयरिंग एरिया हो जाता है जिसपे फोर्स होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एरिया वो ही लेंगे जिसपे फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर? तो आई होप आपको स्ट्रेस क्लियर हुई होगी बच्चों। स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है, राइट? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी बॉडी का जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। कब? जब उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, राइट? तो स्ट्रेस आई थिंक आपको क्लियर है क्या है स्ट्रेस। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट हमने स्ट्रेस देखा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स। वो किसके बराबर हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो बच्चों ये तो हो गया स्ट्रेस का एक आइडिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये फॉर्मूला आया तब जब हमने माना कि जो ग्रेन है उसका साइज सबका क्या है? बराबर, राइट? ग्रेन जो है उसका साइज सबका क्या है? बराबर। और
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तब ऐसा आएगा, राइट। तो और मटेरियल जब हम ग्रेन की साइज को बराबर मान रहे हैं तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों जो ये फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में लगाएंगे तो तब जाके ये हमें बात समझ में आती है। एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं रहा कि ग्रेन के साइज तो बराबर है नहीं। तो यहाँ पर फिर एक पिक्चर इंक्लूड होती है जिसे हम कहते हैं एजम्पशंस, कि वो क्या एजम्पशंस हैं जो हमारे इस फॉर्मूले के लिए वैलिड होंगे और थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कोर्स में वैलिड होंगे। वो हमारे क्या एजम्पशंस होंगे? तो स्ट्रेस के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों वो आती है एजम्पशंस। कौन सी एजम्पशंस? एजम्पशंस इन सॉम इक्वेशन। तो राइट, तो फिर हम यहाँ एक हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, क्या? assumptions in सॉम इक्वेशन। तो बच्चों आपको पता है कि assumptions क्या होंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ग्रेन का साइज बराबर होगा, राइट। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि क्या, कि ये जो हमने माना था, ये जैसे हमारा ये क्रॉस सेक्शन था कट सरफेस का और ऐसे हमारा लगा हुआ था, ये हमारा पी फोर्स था, राइट। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आ गया टोटल। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब ये फोर्स लगता है और जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हर प्लेन पे सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एरिया तो चलो सेम है, यहाँ भी एरिया सेम है, लेकिन बीच में कहीं प्लेन डिस्टॉर्ट हो गया, प्लेन मुड़ गया, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक और सेक्शन लूं तो मुझे वही एरिया मिलना चाहिए जो एरिया यहाँ पे है, राइट। तो इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मेंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला असम्पशन ये होगा बच्चों, इसमें फर्स्ट असम्पशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होगा कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या कहेंगे? द एरिया ऑफ cross section plane, the area of cross section plane must be constant throughout the length of member, राइट। जो एरिया है वो हर सेक्शन पे सेम आना चाहिए। किसका एरिया? क्रॉस सेक्शन प्लेन पे। अगर मैं यहाँ भी क्रॉस सेक्शन प्लेन लूँ तो सेम एरिया रहेगा, राइट। तो बच्चों जो जिसका एरिया सेम रहता है, ठीक है, हर सेक्शन पे, यानी कि जो एरिया है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा मेंबर के, उस मेंबर को कहते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर। क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक मेंबर। अगर बार है तो हम कहेंगे प्रिज्मेटिक बार, राइट। तो क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे, इसका मतलब क्या है? सच दैट प्रिज्मेटिक मेंबर, या हम इसको बार भी कह सकते हैं, प्रिज्मेटिक बार, राइट। प्रिज्मेटिक का माने मतलब होता है जो एरिया है वो क्या रहेगा? वो एरिया रहेगा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। और एरिया कौन सा होगा बच्चों? एरिया होगा क्रॉस सेक्शन प्लेन का एरिया, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला असम्पशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है कि एरिया जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा असम्पशन क्या है? इस पूरी एनालिसिस में हमने इस मेंबर के वेट को कंसीडर नहीं किया बच्चों, हमने इस मेंबर के वेट को कंसीडर नहीं किया है। तो जो सेकंड असम्पशन होगा, सेकंड असम्पशन जो होगा वो क्या होगा? सेकंड असम्पशन कि द वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार मस्ट बी नेग्लेक्टेड, यानी कि हम उसके वेट को कंसीडर नहीं करेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में हमारा कहीं भी
वेट का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होता, राइट। ठीक है, ये देख लिया हमने। थर्ड अजम्पशन देखते हैं बच्चों। थर्ड अजम्पशन क्या होगा? थर्ड अजम्पशन क्या है बच्चों कि हमें पता है कि ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो कंडीशन है ये वाला जो फोर्स इसके बराबर कब हो रहा है, जब मटेरियल क्या है या मेंबर क्या है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो मेंबर क्या है वो है स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, यानी कि हम ये कहेंगे द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ external force must be constant। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, राइट। क्या होगा? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। थर्ड तो हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड बच्चों और क्या होगा? नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट होगा, अब हमने बात की है कि ग्रेन जो है उसका साइज तो डिफरेंट है, लेकिन हमें यह बात करनी है जब ये तब कब हो रहा है, जब हमने एरिया और साइज हमने सेम मान लिया। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके ग्रेन का साइज थ्रू आउट द लेंथ सेम रहे, या हम कहे कि ग्रेन हर पॉइंट पे सेम साइज के हैं और सेम बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, तो जब ऐसा कहते तो हम कहेंगे जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है। मटेरियल क्या है? होमोजीनियस है, हर जगह उसकी बराबर प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी चेक करूं तो तीनों डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, मुझे समान मिल रही है। पॉइंट मैंने क्या कहा? एक ऐसा मटेरियल जो हर जगह पे समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर ग्रेन बराबर साइज का बैठा है हर जगह, और अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रेन पे देखूं तीनों डायरेक्शन में मुझे प्रॉपर्टी जो है वो समान मिल रही है, तो ऐसे मटेरियल को बच्चों कहते हैं, मटेरियल क्या कहता है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक वो मटेरियल हुआ जिसमें एक ही पॉइंट पे देखने पे तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी समान मिलती है, और अगर हर पॉइंट पे आपका समान डिस्ट्रीब्यूशन है, यार एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है, तो हम कहेंगे मटेरियल होमोजीनियस है। तो जो इसमें चौथा अजम्पशन होगा वो होगा कि मटेरियल must be homogeneous and isotropic, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजेनियस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आइसोट्रोपिक का मतलब है इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है? समान है, राइट। तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? एक लास्ट एक अजम्पशन बचता है बच्चों, वो अजम्पशन क्या है उसको भी देखते हैं। लास्ट अजम्पशन है ये जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो एक लिमिट में ही होगा। ये जो भी काम होगा वो एक लिमिट में ही होगा, यानी कि जो हमने बिहेवियर माना है मटेरियल का कि ये बराबर गेन के होंगे, तब जाके रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो इक्वल रहेगा। बच्चों एक इसकी सीमा होगी, ठीक है। उस सीमा के बाद एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन तक ये काम होगा, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आगे पढ़ेंगे उसको,
ठीक है। उसके बाद मटेरियल में ऐसा बिहेवियर नहीं मिलता, मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो वहां फिर ये जो फॉर्मूलेज हैं ये वैलिड नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हम ये देखेंगे एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन था कि ऐसा बिहेवियर मिलता है, और वो किस साइंटिस्ट ने बताया था, वो साइंटिस्ट था हुक। तो हुक जो लॉ है वो पूरा का पूरा वैलिड होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, राइट। तो जो लास्ट है आपका एजम्पशन, फिफ्थ एजम्पशन, वो क्या है, मटेरियल obeys Hooke's law, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। इसको देखेंगे अच्छे से। ये हुक्स लॉ जो होता है बच्चों वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, राइट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है उसको भी देखेंगे आगे, क्या होती है इलास्टिक लिमिट। तो मटेरियल हमेशा हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, राइट। टेक्निकली हुक्स लॉ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लिमिट तक एग्जिस्ट करता है, पर क्यों इसे इलास्टिक लिमिट तक कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये हो गया आपका मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। तो बच्चों 5 आपके एजम्पशन है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और एक बात आप ध्यान रखना, क्या, कि जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले होंगे, या मैं कहूं पूरी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, पूरी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो सिर्फ वैलिड करती है अप टू द इलास्टिक लिमिट तक। क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ जो है वो वैलिड करता है सिर्फ अप टू द इलास्टिक लिमिट तक, राइट। तो यहाँ एक नोट पॉइंट आएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ एक नोट पॉइंट हम लिखेंगे all the formulas in strength of material, all the formulas in strength of material, all the formulas in strength of material valid are valid only up to the elastic limit, राइट। जितने भी फॉर्मूला होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो कहां पर वैलिड होंगे, आर वैलिड ओनली अप टू दी इलास्टिक लिमिट। क्लियर? अजम्पशंस आपको क्लियर हो गए बच्चों, ठीक है। ये आपके अजम्पशन है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें फॉलो करना है। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है उसको भी देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या है। अजम्पशंस आपको समझ में आ गए। क्या है यूनिट ऑफ स्ट्रेस? यूनिट ऑफ स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एसआई यूनिट। पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है आपकी पास्कल, इसको मेगा पास्कल में भी देखते हैं और गीगा पास्कल में भी देखते हैं। तो ये 3 तरीके की होगी एसआई यूनिट में, पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। हम फोकस करेंगे मेगा पास्कल पे, राइट। तीनों यूनिट सही हैं। और जो सीरियस यूनिट होती है बच्चों इसकी वो होती है kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम ऐसा यूनिट देखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे 1 पास्कल बच्चों किसके बराबर होता है? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान रखना इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम मीटर को एमएम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम मीटर को एमएम में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा? एमएम किस में हो जाएगा? एमएम हो जाएगा, सॉरी मीटर किस में हो जाएगा? एमएम स्क्वायर में, ठीक है। 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000, तो ये 1000 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ये कह सकता हूं, ये हो सकता है 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर
mm²। क्लियर है? 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm²। क्लियर है बच्चों? तो ये अब ये कहां से आ रहा है? हमने कैसे कह दिया कि पास्कल जो यूनिट है वो स्ट्रेस की है। तो बच्चों स्ट्रेस की जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को जब आप न्यूटन में कंसीडर करोगे, राइट, और एरिया को जब आप मीटर, एरिया हम किस में देखते हैं? स्क्वायर में, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। तो जो यूनिट आएगी स्ट्रेस की वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं पास्कल, राइट। तभी मैंने कहा कि ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। एक पास्कल किसके बराबर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और ये किसके बराबर होगा? न्यूटन पर mm², 10⁻⁻⁶। बात करते हैं मेगा पास्कल की। तो 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होगा बच्चों? मेगा माने क्या होता है? मेगा होता है 10⁻⁶। तो 1 मेगा पास्कल बराबर होगा 10⁻⁶ क्या? पास्कल। 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻⁶ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा? 10⁻⁶ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm²। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय न्यूटन पर mm²। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया न्यूटन पर mm²। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? कि जो एक पास्कल है, एक मेगा पास्कल है, वो 1 न्यूटन पर mm² के भी बराबर होता है। क्या 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर mm² के। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात हमारी ये हो गई। क्लियर है? क्यों आती है स्ट्रेस की यूनिट पास्कल? क्योंकि एक पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात हम करेंगे यहाँ पे गीगा पास्कल। ऐसा यूनिट में क्या है? गीगा पास्कल। तो 1 गीगा पास्कल किसके बराबर है? गीगा माने क्या होता है? गीगा माने होता है 10⁹। ठीक है, 1 गीगा पास्कल किसके बराबर? 10⁹ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस 10⁹ में से हम क्या करें? 10⁶ अलग कर लें, राइट, और एक 10⁻³ अलग कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये इतना आएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी 10⁶ पास्कल, 10⁶ पास्कल ये किसके बराबर है? 1 मेगा पास्कल के। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये और ये मिलके क्या हुआ? ये और ये मिलके हुआ मेगा पास्कल। यानी कि ये हुआ 10⁻³ मेगा पास्कल। यानी कि 1 गीगा पास्कल किसके बराबर हुआ? 10⁹ पास्कल के और 10⁻³ मेगा पास्कल के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने यूनिट समझाई। अब बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, उस पर हम फोकस करते हैं। क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि एक जो मेगा पास्कल है, जिसको मैं गोला करूंगा उसको दिमाग में रखना है आपको। एक जो मेगा पास्कल है वो किसके बराबर है? वो 1 न्यूटन पर mm² के है। क्लियर है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, जो 1 गीगा पास्कल है वो किसके बराबर है? वो 10⁻³ मेगा पास्कल के है। कितना? 10⁻³ मेगा पास्कल के। आपको इस पूरे उसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एक मेगा पास्कल किसके बराबर है? 1 न्यूटन पर mm², और 1 गीगा पास्कल किसके बराबर है? 10⁻³ मेगा पास्कल। अब मैं आपको क्यों ये यूनिट याद करा रहा हूँ, सिर्फ यही 2 चीजें याद करनी है। उसका एक रीजन है, वो डिस्कस करता हूं मैं आपसे। इसको मुझे रब करना होगा। क्लियर है? देखते हैं। देखो बच्चों, हमने कहा स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों फोर्स हमेशा ध्यान रखना, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी फोर्स मैं लूंगा वो मैं लूंगा न्यूटन में।
अगर आपको किलो न्यूटन दिया हुआ है तो आप न्यूटन में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। और जो भी एरिया मैं लूंगा पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो लूंगा मैं एम स्क्वायर में, ठीक है। एम स्क्वायर में, अगर मीटर स्क्वायर दिया है तो आप एम स्क्वायर में चेंज करें, या डायमेंशन में एम में लूंगा, सिंपल कहूं मैं। फोर्स में किस में लूंगा, न्यूटन में। फोर्स में किस में लूंगा, फोर्स लूंगा मैं न्यूटन में, राइट। और जो डायमेंशन में लूंगा वो लूंगा मैं एम में। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जो स्ट्रेस की यूनिट है वो क्या निकल जाएगी, वो न्यूटन पर एम स्क्वायर निकल जाएगी फॉर्मूले से, राइट। न्यूटन पर एम स्क्वायर, और एक न्यूटन पर एम स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया, वो होता है मेगा पास्कल के, वो होता है मेगा पास्कल के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी फोर्स मैं न्यूटन में लूंगा और जब कभी भी डायमेंशन में एम में लूंगा, तो जब मैं इस फॉर्मूले में से पुट करूंगा तो जो मेरी स्ट्रेस कैलकुलेट हो पाएगी वो ऑलरेडी मेगा पास्कल में कैलकुलेट आएगी। तो जो भी स्ट्रेस कैलकुलेट आएगी ओके, वो मेगा पास्कल में कैलकुलेट आएगी। तो मेगा पास्कल वाली वैल्यू ही ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने कहा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि एक मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि जो गीगा पास्कल है वो किसके बराबर है, 10⁻³ मेगा पास्कल के। आपको सिर्फ ये दो यूनिट याद रखनी है पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूं। मैं सिर्फ इसी एनालॉजी पे चलूंगा। फोर्स हमेशा न्यूटन में, एरिया क्या होगा एम स्क्वायर में, तो स्ट्रेस ऑलरेडी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, मेगा पास्कल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। आपकी एक यूनिट रह गई है, वो क्या यूनिट रही है, वो यूनिट रह गई आपकी सीजीएस यूनिट। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ये 1 kgf होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर होता है 0.1 मेगा पास्कल के। अब मैं मेगा पास्कल वाली यूनिट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सब हम मैक्सिमम मेगा पास्कल में कंसीडर करते हैं, इसलिए हमें यूनिट भी मेगा पास्कल की ही कंसीडर करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको यूनिट समझ में आई होगी स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या होती है ये भी समझ में आया होगा, एजम्पशंस हम कैसे लेते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो ये आपकी 3rd क्लास है जिसमें हमने स्ट्रेस को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेन को कवर करेंगे बच्चों, कि स्ट्रेन किस टाइप की होती है, फिर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।